गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने अवकलन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब आज उससे आगे बढ़ते हैं। लघुगणकीय अवकलन की हम बात कर रहे थे उस वक्त, और कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। उससे आगे और जो क्वेश्चंस है हमारे वो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, उदाहरण नंबर 14 में है, एग्जाम्पल नंबर 14 में पहला क्वेश्चन है x की पावर a y की पावर b इक्वल टू x प्लस वाई की पावर a प्लस b है। इसका अवकलन करना है और हमें dy बटा dx का मान इसको देना है। इसी टाइप से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये उदाहरण नंबर 14 जो ये पूरा कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट है, इसे आप पूरा ही देख लीजिएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, वैसे हम इसका अवकलन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई लॉग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है यदि आप डायरेक्ट करना चाहो, क्योंकि घात कांस्टेंट है सब में, a और b जो यूज़ आ रही है, तो आप डायरेक्ट भी अवकलन कर सकते हो। बट लॉग लेकर यदि हम अवकलन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लॉग लेता हूँ, पहले लॉग लेते हैं दोनों तरफ का। उसको हम लिख देंगे कि लॉग लेने पर, तो लॉग x की पावर a y की पावर b का इक्वल टू लॉग x प्लस वाई की पावर a प्लस b का। ठीक है, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया। अब क्या होगा, लॉग का गुणधर्म क्या कहता है, ये दोनों गुणा हो रहे हैं, तो इनका हम अलग अलग यदि लॉग करें तो बीच में क्या लग जाएगा, उसके प्लस लग जाएगा। क्या बन जाएगा ये इस तरीके से, लॉग x की पावर a प्लस लॉग y की पावर b। ये लॉग का गुणधर्म है, आपको पता ही है, ये दोनों गुणा हो रहे हैं तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, अलग अलग जो है लॉग दोनों का हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, इस संख्या की घात a प्लस बी है वो आगे आ जाएगी, a प्लस बी लॉग x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ भी ये घाते हैं दोनों, ये भी लॉग के आगे आ जाएंगे। लॉग का गुणधर्म लगा दिया हमने वापस, तो a लॉग x प्लस b लॉग y इक्वल टू a प्लस b लॉग x प्लस वाई। ठीक है, अब हम अवकलन की तरफ बढ़ेंगे। इतना तो हमने अभी इसको लॉग सरल लॉग लेकर लॉग को सरल करने वाला काम किया, जो इससे गुणधर्म है वो हमने लगाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अवकलन वाला जो हमारा काम है वो शुरू करते हैं हम। x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो वो हम देखते हैं। a log x का आप अवकलन करोगे तो क्या आएगा, a बाई एक्स। b log y का अवकलन करोगे तो b बाई वाई dy बाई dx। क्यों, क्योंकि log y का होगा तब 1/y तो हो जाएगा, और फिर उस y का भी होगा, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x कर रहे हैं तो dy बाई dx भी आएगा। यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, एज इट इज़ रह जाएगा। लॉग का करोगे 1 बाई एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट x प्लस वाई का करोगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके से ये पूरा जो है अवकलन हो गया। पहले लॉग x का 1 बाई एक्स, इधर लॉग y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इधर फिर इस लॉग का हुआ 1/x प्लस वाई, और फिर x प्लस वाई का हुआ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए आप लोग। अब देखो हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स का मान हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आपको पता है ये तो a बाई एक्स प्लस बी अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स है। इधर इक्वल टू में ये a प्लस बी बटा एक्स प्लस वाई को इन दोनों से हम अलग अलग गुणा करते हैं, तो a प्लस बी बटा एक्स प्लस वाई प्लस a प्लस बी बटा एक्स प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स मुझे प्राप्त होगा। समझ गए। अब क्या होगा, देखो यहाँ से ये जो है, मैं इसे जो है इसमें से घटा लेता हूँ यहाँ ले जाके इसे, ताकि मुझे डी वाई बटा डी एक्स का मान देना है ना। तो इस डी वाई बटा डी एक्स और इसमें जिसमें डी वाई बटा डी एक्स दोनों को हम एक जगह करते हैं, और फिर उन दोनों में से हम डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन लेंगे। तो इसमें से क्या बचेगा, बी अपॉन वाई, ये लो, फिर माइनस इसमें से क्या बचेगा, a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इन दोनों में से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, तब ये स्थिति हो गई। क्योंकि आपको पता है ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए माइनस कॉमन आ गया। फिर एक तो ये पद बचेगा, एक और एक वो पद बचेगा a अपॉन एक्स वाला, उसको भी इधर ले आऊँगा मैं इसके पास। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस a बाई एक्स। अब हम लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेंगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई अपना लघुत्तम आ गया। ठीक है, इधर जो है x प्लस वाई इंटू एक्स लघुत्तम आ गया। हाँ, अब ये लघुत्तम लिया है तो क्या होगा, b गुणा होगा x प्लस वाई से माइनस a प्लस बी गुणा होगा y से। इधर क्या होगा, a प्लस बी गुणा होगा x से
और माइनस एक्स प्लस वाई गुणा होगा ए से। अब देखो डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ वाई इंटू एक्स प्लस वाई है इक्वल टू यहाँ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स है। अब ये गुणा करोगे आप तब बी एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी वाई, इधर ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए वाई। ये स्थिति हमारे सामने आ गई गुणा करने के बाद में, ठीक है। अब देखो इधर ये बी वाई कटेगा, ये लीजिए, और इधर ये क्या कटेगा, ए एक्स और माइनस ए एक्स कट जाएगा, और ये x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों कट जाएंगे। बचा क्या, डी वाई बटा डी एक्स से बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन वाई बचा, इधर क्या बचेगा, बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन एक्स। अब बी एक्स माइनस ए वाई कट गया, फिर यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स का हम जब मान देंगे तो ये वन अपॉन वाई बचा, उसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो ये इतना सा ही लास्ट में इसका आंसर आएगा वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ऐसा है कि एग्जाम्पल में के अलावा आपके चैप्टर में भी क्वेश्चन है सेम ऐसा ही, उसमें यहाँ पर प्लस की जगह माइनस है तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ मुझे और बतानी थी, जैसे यदि थोड़ा सा चेंज हम करना चाहे और यहाँ पर k से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी यही आंसर आएगा k से मल्टीप्लाई करने के बाद भी। क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न देखो यहाँ से क्या है, जैसे आप तो लॉग लोगे उसका किया गया है, तो अब क्या होगा आपको पता है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले लॉग ऑफ k अलग, ठीक है, लॉग ऑफ k अलग हो जाएगा, क्योंकि k इससे गुणा हो रहा है तो मैं लॉग अलग अलग करूँगा k का और इस आगे वाली संख्या का गुणधर्म लगा के, जैसे यहाँ अलग अलग किया ना लॉग हमने इन दोनों संख्याओं का, वैसे ही k का और इस संख्या का मैं लॉग जो है अलग करूँगा। ये लीजिए, अब क्या होगा आपको पता है, अब आप जब इसका अवकलन करने बैठोगे तब आपको है पता है इसका अवकलन क्या होगा, जीरो। लॉग के कांस्टेंट है वो, और कांस्टेंट का कंप्लीटली अवकलन क्या होता है, जीरो होता है, पता है ना आपको। तो इस k के आने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि k कोई संख्या, जैसे k की जगह कोई और संख्या दे दी जाए 2, 3, 4 या कोई और, तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर क्वेश्चन गलत दे दिया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जब लॉग लोगे तब वो कांस्टेंट अलग हो चुका होगा और अब मैं इसका अवकलन करूंगा तो जीरो आएगा। इसलिए फाइनल मुझे आगे तो वही स्टेप्स मिलने वाली है। अवकलन जब करूंगा मैं, जब अवकलन शुरू करूंगा तब इसका अवकलन जीरो हो जाएगा, तो बाकी तो सेम जैसा पहले आ रहा था वैसा ही आएगा, और वही y बटा एक्स मुझे आंसर जो है प्राप्त होगा। समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से ये आपको करना है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड आप लोग खुद कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वस टू 0। इस तरीके से x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और यहाँ से मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, देखा जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट ये तब माना जाता जब वो उसके अंदर ये लिखता कि सिद्ध करें, प्रूफ करें, सिद्ध करें कि डी वाई बाई डी एक्स जो है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा। यदि वो इस तरीके से लिख के कहता तब हम ये मानते कि क्वेश्चन ये उसने पूरा दिया है, ठीक है, कि भाई ये समीकरण है और ये सिद्ध कीजिए कि डी वाई बटा डी एक्स का मान इतना आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन पूरा होता। और मैं अब इस चीज़ का मान ये आता है क्या वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, वैसे तो मैं उसका डायरेक्ट भी अवकलन कर सकता हूँ, आपको पता है भाई x इंटू रूट 1 प्लस वाई इंटू रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसका तो आप वैसे भी अवकलन कर सकते हैं। आपको पता है भाई आपको x का आता है, फिर आप रूट का करके 1 प्लस वाई का भी अवकलन कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा आपको पता है, वैसे अवकलन करने के बाद में आप कभी डी वाई बटा डी एक्स का ये मान नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें x और y वेरिएबल जो है वो मिक्स है। यह अस्पष्ट फलन है, स्पष्ट फलन नहीं है। आपने स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन पढ़े होंगे ना, तो यह अस्पष्ट फलन है। y पूरा x के पदों में नहीं है और x पूरा y के पदों में नहीं है। जब y कंप्लीटली x के पदों में व्यक्त किया हुआ रहेगा
तब मैं डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालूं तो ये मिल सकता है। अभी यदि मैं डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालूंगा तो उसमें y के पद भी आएंगे और x के पद भी आएंगे और ये मान मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझे पहले इसको सरल करके इसे स्पष्ट फलन में बदलना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो x रूट 1 प्लस वाई है, इसको इधर लाता हूँ, माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स हो गया। अब स्क्वायर करता हूँ तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब ये इस वाई स्क्वायर एक्स को उधर ले जाके घटाएं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, और इस एक्स स्क्वायर को इधर लाके घटा दो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स वाई, तो मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ। पीछे मेरे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, और इसमें इसे क्या लिख सकते हो आप, वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब आप या तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो या इसमें से माइनस कॉमन ले लो ताकि दोनों सेम हो जाए और काट पाए हम। तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ या इसमें से ले लेते हैं। ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गए। यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स बच गया, और वाई को इधर ला के जोड़ते हैं, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई कॉमन लिया, x प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स, वाई की वैल्यू मिली माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये मैंने इस अस्पष्ट फलन को स्पष्ट फलन बना लिया। अब मैं अवकलन करूंगा तो मुझे वो मिल जाएगा, समझ रहे हो। अब मैं अवकलन करूंगा, ठीक है, क्या आता है देखते हैं। चलिए, माइनस को बाहर रख दिया, हर का स्क्वायर कर दिया। आपको अंश बटा हर का अवकलन करने का नियम पता है ना भाई, जब आपके पास अंश बटा हर हो तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, हर का स्क्वायर करना है और फिर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। हाँ, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, हर इंटू ये लो एक्स प्लस 1 इंटू अंश का अवकलन, एक्स का अवकलन कितना होगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का अवकलन क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ से बताओ फाइनली क्या बचेगा, माइनस, नीचे तो बच रहा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा एक्स प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 1 कितना आएगा एक्स, एक्स कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो मैंने बोर्ड पे लिखा था माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ गए। तो ये इसका अवकलन आ रहा है। देखो ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें एक्सप्लेनेशन के लायक कौन सी चीज़ है वो समझने की कोशिश करो आप। क्या बात है कि अवकलन तो मैं इसका डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, आप सभी भी कर सकते हैं गुणा का नियम लगा के, लेकिन वैसे करने के बाद में जो dy बटा dx मिलेगा ना, उसमें y भी होगा और x भी होगा। बट मैं ये dy बटा dx चाहता हूँ, बुक में लिखा हुआ नहीं था, यही चाहिए हमें, एनसीईआरटी की बुक में कम्प्लीटली लिखा हुआ है। अब ये तो आपको पता है आया नहीं, फिर आपने इसका अवकलन किया तो उसमें y भी आया और x भी आया, तो इसीलिए उसका अवकलन न करके पहले मैं इसे क्या बना रहा हूँ, इस अस्पष्ट फलन को स्पष्ट फलन बना रहा हूँ मैं। समझ रहे हो आप, इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन बना रहा हूँ मैं। और वो कैसे किया, मैंने वर्क किया और फिर एक कॉमन फैक्टर जो है x माइनस वाई वो मैंने कैंसिल किया, और उसके बाद में यहाँ से y अलग हो पाया और अलग होकर हमें y का मान x के पदों में मिल पाया, यानी कि यह स्पष्ट फलन यानी कि एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया। और एक्सप्लिसिट फंक्शन बनने के बाद में हम अब यदि इसका अवकलन करें तो कंप्लीटली जो अवकलन है वो x के पदों में ही प्राप्त हो रहा है। आपको दिख रहा है, मैंने अंश बटा हर के नियम से अवकलन कर दिया और मुझे इसका आंसर मिल गया। तो इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में करना है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अच्छा क्वेश्चन था ये। अब ऐसे ही एक फोर्थ क्वेश्चन और है, फोर्थ एग्जाम्पल, वो भी मैं यही कहूँगा कि कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है आपके कॉपी में या बुक में। क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू
a इंटू एक्स माइनस वाई, हाँ कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। और हमें सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें या प्रूव दैट, ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना एग्जाम में, तभी आप ये मान पाओगे कि ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट दिया हुआ है। ठीक है, देखो बुक में लिखा हुआ नहीं है। आप कहोगे सर क्यों लिख के दे रहे हैं जब बुक में तो लिखा हुआ ही नहीं है कि इससे अवकलन करके ये लाना है। ये क्या है कि आपके बुक में इनकम्प्लीट दिया हुआ है। या तो आप याद रखें कि इसका अवकलन करके ये प्राप्त करना है, और यदि आप याद नहीं रखें तो एग्जाम पेपर में हमें लिखा हुआ मिलेगा कि इसका अवकलन ये लाना है, तभी हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यदि आप उस समीकरण का अवकलन करने बैठो, इसमें भी वही बात आ रही है, यदि मैं इसका अवकलन करूं तो ये नहीं ला पाऊंगा मैं। कैसे? देखो जब मैं उसका अवकलन करूंगा, इस समीकरण को वापस मैं यहाँ लिखता हूँ, जो ये मुझे समीकरण दी हुई है मैंने लिखी। अब देखो जब मैं इसका अवकलन करूंगा, पहले रूट का होगा और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, तो माइनस 2x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको। पहले रूट का हुआ तो 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हुआ तब क्या आया, माइनस का 2x आ गया। आगे फिर यहाँ पर जो है आपको रूट का अवकलन करोगे 1 बाई 2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर करोगे माइनस 2y, एंड फिर डिवाई बाई डी एक्स, यहाँ a मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई का 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब आप कोशिश कर लेना घर पे बैठ के आराम से, यदि मैं यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स लिखूँगा तो एक तो उसमें a जरूर आएगा उसके अंदर, और इस तरह का आंसर नहीं मिल पाएगा। समझ गए? तो मेरा मोटिव क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं ये जो आंसर लिखा हुआ है वो मुझे लाना है। एक्चुअल में तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है, और वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है आपको पता है? अवकलन तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये सही है अवकलन, कोई इससे गलत नहीं कह सकता है, बट ऐसे अवकलन करने से वो पद नहीं मिल पाएगा जो 4 ऑप्शंस में लिखा हुआ होगा, जो उनमें से एक ऑप्शन ये भी होगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ये कैसे आएगा उस पे हमें फोकस करना है। आंसर तो यहाँ से भी मिल रहा है, बट वो आंसर इस आंसर से मैच नहीं कर रहा है। वो भी आंसर सही है, बट ये भी सही है, लेकिन हमें लाना इस आंसर को है, तो उसके लिए कौन सा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा वो देखते हैं। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से डायरेक्ट हमें अवकलन नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन है ये बुक के जिनको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अपने माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखा एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ क्या स्टेप्स उठाने हैं। देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x की जगह जैसे मैंने साइन a रख दिया, y की जगह साइन b रख देता हूँ। देखते हैं उससे क्या होगा। रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू a इंटू साइन a माइनस साइन b। इस तरीके से मैंने x की जगह साइन a रखा, y की जगह साइन b रख दिया, और आगे देखते हैं अब क्या होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है कॉस स्क्वायर a होगा, उसका रूट कॉस a हो गया, इसका रूट कॉस b हो गया, और इक्वल टू में है साइन a माइनस साइन b। अब देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी का आपको फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। क्या आएगा उससे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये आ गया। और यहाँ पर 2 साइन सी माइनस साइन डी का लगाता हूँ, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, इस तरह की स्थिति बनी। अब दोनों में से कट जाएगा, और कॉस ए प्लस बी बाई 2 दोनों में से कट जाएगा। फाइनली क्या बच रहा है मेरे पास, कॉस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। अब देखो ये एंगल दोनों में सेम है, तो ये कॉस थीटा है, ये क्या है, साइन थीटा है। इस साइन थीटा को उधर भाग लगा दूं मैं, तो कॉस थीटा में साइन थीटा का भाग लगकर क्या मिलेगा, कॉट थीटा। थीटा मीन्स a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। समझ रहे हो आप लोग क्या है ये?
सेम कोण है दोनों में, तो कॉस में साइन का भाग लग गया तो क्या बन गया, फिर वो कॉट बन गया। अब देखो यहाँ से कॉट को इधर लाएं तो ये अब क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ए हो जाएगा। फिर 2 गुणा कर दूं तो a माइनस बी इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए हो जाएगा। अब a और b का मान रखते हैं, a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बताओ, साइन इनवर्स x आएगी, और b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से साइन इनवर्स y आएगी, इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a। तो ये मैंने देखो क्या किया है, जो मुझे दी हुई समीकरण थी उस समीकरण का फॉर्म चेंज होके, फॉर्मेट चेंज होके वो समीकरण इस फॉर्म में आ गई है कि वो जो कांस्टेंट a मल्टीप्लाई हो रहा था ना वो अलग हो गया है, एक तरफ हो गया है वो। और अब अवकलन करूंगा तब ये हट भी जाएगा, क्योंकि आपको पता है पूरे कांस्टेंट पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो अब हम अवकलन करते हैं और ये आंसर मिलने की उम्मीद जग गई है। अब तो मैं अवकलन करता हूँ साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y का 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर y का होगा आपको पता है dy/dx, और इस कांस्टेंट पद का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से आप जब dy/dx लिखोगे तो जो आपको चाहिए था वही मिलेगा। तो आप लोग समझ पा रहे हैं ये प्रतिस्थापन मैंने क्यों किया है, ये इसलिए किया है ताकि इस कांस्टेंट a को एक तरफ कर पाए। एक तरफ इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि यदि जैसे लिखी गई समीकरण है उसी का यदि मैं अवकलन करूं तो मैंने आपसे कहा है आप खुद भी करके देख लीजिएगा, ये a उस समीकरण में आएगा और फिर dy/dx का मान ये नहीं मिल पाएगा। ये लाने के लिए मुझे पहले इस कांस्टेंट को इंडिपेंडेंट करना था, उसके लिए मैंने साइन ए और साइन बी पुट करके इसमें कुछ चेंजेस किए, फॉर्मूले अप्लाई करके, तब जाकर ये जो a था वहाँ कांस्टेंट वो इसमें अलग आ गया और फिर अवकलन करने से मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा क्या आएगा। एक उदाहरण नंबर 15 में भी काफ़ी क्वेश्चंस है इनफाइनाइट सीरीज वाले, उनमें से एक आध देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई अनंत श्रेणी दी जाए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही दी हुई है y इक्वल टू रूट लॉग x, x है या इसमें क्या लिखा हुआ है, लॉग x ही लिखा हुआ है, प्लस रूट लॉग x प्लस रूट लॉग x प्लस, इस तरीके से ये अनंत तक जा रहा है, उसने ऐसे कहा है। समझ रहे हो, मीन्स इसमें क्या हो रहा है, ये इस तरह की श्रेणी है जो अनंत तक चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। मीन्स रूट में लॉग प्लस फिर वापस रूट में लॉग प्लस फिर वापस रूट में लॉग, इस तरह की श्रेणी जो है जिसमें पता नहीं हो लास्ट में कहाँ तक वो श्रेणी चलेगी, उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, अनंत श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए आप अपने दिमाग में ये बिठा कर रखिए कि जहाँ से आपको ऐसा दिख रहा है कि श्रेणी जो है वो रिपीट होगी तो वहाँ पर आप जो है वापस इस y को रख देंगे। देखो मुझे दिख रहा है कि ये इस तरीके से शुरुआत इसकी रूट से हुई थी, रूट फिर लॉग आया फिर प्लस आया है, फिर आप देखो वही चीज़ वापस रिपीट हो रही है, रूट लॉग प्लस अगेन रूट लॉग प्लस। मीन्स इसमें 3 चीज़ें हैं, पहले रूट फिर लॉग फिर प्लस फिर वापस रूट, समझ रहे हो, और फिर लॉग फिर प्लस आ रहा है। मीन्स इस प्लस के बाद वही सीरीज रिपीट हो रही है, तो मैं वापस जहाँ से रिपीट होती हुई दिख रही है वहाँ क्या रख दूंगा, अगेन इक्वल टू वाली चीज़, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या, y वो रख देंगे। तो क्या कहाँ रखना है मुझे, रूट लॉग x प्लस वाई। ठीक है, अब ये आगे वाला जो है सिस्टम हमें सोचना है कि अब क्या करें। अब देखो हम वर्क कर लेंगे, वर्क करने से आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। अब इसका अवकलन कर लेंगे
2y dy/dx log x का 1/x और प्लस इस y का dy/dx, इसको उधर ले जाके माइनस करूँगा और dy/dx कॉमन लूँगा तो 2y माइनस क्या बचेगा 1 इक्वल टू 1/x, क्योंकि ये dy/dx उधर जाएगा और फिर कॉमन लिया जाएगा और फिर आपको पता चल जाएगा dy/dx इक्वल टू क्या आ रहा है 1/x इंटू 2y माइनस 1। ये आंसर हो गया। ठीक है, x और y दोनों के पदों में आएगा। तो ये आपको पता है क्यों हमने ऐसा यहाँ पर रूट log x प्लस वाई लिख दिया था उस अनंत को हटाकर? क्यों आपको पता है? देखो आप थोड़ा सोचो, हो क्या रहा है, y इसके बराबर है जिसमें इनकी कोई गिनती नहीं है, अनंत है ये। अनंत का मतलब आपको पता ही है बहुत सारे, अपरिमित है ये। तो क्या इस चीज को यदि मैं यहां से हटा दूं तो कोई फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए ना, समझ रहे हो आप भाई? y इनके बराबर है, किनके? रूट log x प्लस रूट log x प्लस, इस तरीके से। तो यदि एक इसको हटा दिया जाए तो क्या आगे वाले को अभी भी मैं y ही नहीं बोल सकता क्या कि ये y है? समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये तो असंख्य है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस एक को हटाकर भी पीछे, जैसे यदि ये y है तो इसको हटाने के बाद आगे वाला भी क्या रहेगा? y ही रहेगा। इसीलिए मैंने ये ऐसा वहां पे रखा था। आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां से रिपीट होती हुई दिख रही है श्रेणी, वहीं पर वापस क्या रख देंगे? y रख देंगे। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में है y इक्वल टू साइन एक्स, या थर्ड देख लेते हैं y इक्वल टू ई की पावर x। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस, इस तरीके से अनंत तक है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, आप देखो कहाँ से रिपीट हो रही है श्रेणी, वहीं पर वापस y रख देते हैं। देखो e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस मीन्स e x और प्लस, फिर रिपीट हो रहा है e x प्लस, फिर रिपीट हो रहा है e x प्लस, मीन्स जहाँ रिपीट होना चालू हो चुका है वहाँ रख दो। कहाँ चालू हो गया? इसके बाद, इस एक पद के बाद रिपीट हो रहा है तो वहाँ y रख दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे देखना है कि क्या करें। अब या तो आप इसी का अवकलन कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनंत तो हट ही गया ना, या लॉग लेके अवकलन कर लो। लॉग लेते हैं, लॉग y, इधर लॉग लोगे x प्लस वाई इंटू लॉग ई बन जाएगा ना। और फिर आपको पता है लॉग ई का मान 1 होता है, तो लॉग y इक्वल टू क्या बचा? x प्लस वाई। अब हम अवकलन करेंगे 1/y dy/dx और इधर 1 प्लस dy/dx। ठीक है, अब dy/dx इधर लाके कॉमन ले लेना आप, 1/y माइनस 1 हो जाएगा और इक्वल टू 1। यहाँ से dy/dx आप लिख लेना, y लघुत्तम लेकर y/1 माइनस y मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से मुझे ये अनंत वाले जितने भी क्वेश्चन से सारे सॉल्व करने हैं। बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ 7.3 में से तो आप क्वेश्चंस खुद भी कर पाएंगे, सक्षम है अब आप लोग। लॉग वाले क्वेश्चंस का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में यदि कोई क्वेश्चन आता है लॉग लेकर अवकलन करने वाला, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था u और v वाले टाइप वाला, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना, वो इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे बढ़ते हैं 7.4 पे, प्राचलिक रूप में अवकलन। प्राचलिक रूप का अवकलन क्या कैसे करना है? तो कई बार क्या होता है, x को y के पदों में या y को x के पदों में व्यक्त न करके उन दोनों को किसी तीसरे के पदों में व्यक्त कर लिया जाता है। जैसे मैं x और y में डायरेक्ट रिलेशन न दे के मैं t के पदों में दोनों को दर्शा दूं। जैसे मैं कह दूं x तो साइन स्क्वायर t प्लस टी क्यूब है और y कह दूं मैं जो है t है या t स्क्वायर है। ऐसे मतलब x और y को दर्शाने के लिए, x और y में रिलेशन को शो करने के लिए किसी अनादर वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल का, किसी दूसरे चर का यूज़ किया गया है, t का यूज़ किया गया है, डायरेक्टली उनको आपस में संबंधित नहीं किया गया है। तो इस तरह का जो ये फॉर्मेट है ये प्राचलिक फॉर्म कहलाता है। और जिस प्राचल का, जिस वेरिएबल का यूज़ किया गया है इनमें रिलेशन लेने के लिए, वो वेरिएबल t है, वो चर t है और उसे क्या बोला जाएगा? प्राचल बोला जाएगा। ठीक है, और फिर हमें अवकलन करना है और वो तो हमसे dy/dx ही चाहता है, बट yx के पदों में है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, देखो
मैं इसका जो x है और वो जिसके पदों में है उसके सापेक्ष उसका अवकलन कर देंगे, x का t के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा मैं, और y जिसके पदों में t के पदों में ही है उसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं अवकलन करूं तो क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर टी का अवकलन करना है तो पहले स्क्वायर की वजह से 2 sin t आएगा और फिर sin t का क्या आएगा cos t, समझ गए। और t क्यूब का अवकलन करना है तो आपको क्या मिलेगा बताओ, 3t स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आपको t के सापेक्ष अवकलन करना है तो t स्क्वायर का अवकलन ओनली क्या हो जाएगा, 2t। समझ गए कैसे हुआ ये आपको बताएं, क्योंकि जैसे हम x स्क्वायर का अवकलन क्या कहते हैं, 2x, क्योंकि वो x के सापेक्ष ही होता है ना, इसी तरीके से t स्क्वायर का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ठीक है, अब आपको तो लेकिन dy बटा dx चाहिए था ना, वो कैसे मिलेगा, dy बाई dx कैसे मिलेगा, देखो यदि मैं dy बटा dt में dx बटा dt का भाग लगाऊं तो मिल सकता है, नहीं मिल सकता क्या, देखो कैसे मिल सकता है, dt dt तो कट जाएंगे और क्या ये dy बटा dx नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है ना। तो ये जो dy बटा dx चाहिए था वो इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है कि जो dy बटा dt मिला है और जो dx बटा dt मिला है, इन दोनों समीकरणों में उनका आपस में भाग लगा दो। ठीक है, तो ऊपर में dy बाई dt रख देता हूं जो 2t है और नीचे dx बाई dt रख देते हैं जो कि 2 sin t cos t प्लस 3t स्क्वायर है। ये लो हमारा dy बाई dx आ गया, लेकिन अब ये उस प्राचल के पदों में आएगा जो यूज किया गया, जैसे t है तो t तो आएगा ही, अब समझ गए। तो इस प्रकार का ये जो अवकलन है ये प्राचलिक रूप में अवकलन कहलाता है। इसमें चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फोर्थ देखते हैं, फोर्थ इसका थोड़ा ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ के दोनों पार्ट हम देख लेते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, उसमें दिया हुआ है x इक्वल टू साइन क्यूब टी, x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट साइन 2t एंड y इक्वल टू हमें दिया हुआ है cos क्यूब टी, सॉरी यहाँ cos 2t है, ठीक है cos 2t, और y इक्वल टू दिया हुआ है cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। तो ये मुझे x और y दिए हुए हैं, t के पदों में दोबारा देख लेता हूँ मैं। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, dy बाई dx देना है। ठीक है, तो देखो मैं इसका भी अवकलन करूंगा t के सापेक्ष और इसका भी अवकलन करूंगा t के सापेक्ष। थोड़ा अवकलन बड़ा है, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। dx बाई dt लिखते हैं सबसे पहले। हाँ, अब आप इसका अवकलन कर रहे हो t के सापेक्ष x का, तो u अपॉन v के नियम से होगा, आपको पता ही है, क्योंकि ऊपर अंश है और नीचे हर है तो अंश बटा हर का नियम लगाते हैं। तो क्या कहता है नियम कि हर का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करूंगा, क्या आएगा बताओ, हर का स्क्वायर cos 2t, फिर क्या आएगा हर, ये लो हर इनटू अंश का अवकलन साइन क्यूब टी का अवकलन, साइन क्यूब टी का अवकलन क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। कैसे आया आपको पता है ये अवकलन, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कैसे आया है, क्यूब का हुआ तो 3 साइन स्क्वायर टी बन गया और फिर साइन टी का हुआ था कॉस टी। ठीक है, फिर क्या आता है माइनस साइन क्यूब टी। अब आपको रूट कॉस 2t का अवकलन करना है, हर का अवकलन करना है, तो उसमें पहले रूट का होगा, फिर कॉस का होगा, फिर 2t का होगा, 3 स्टेप्स में होगा। ठीक है, रूट का करते हैं 1/2 रूट कॉस 2t इंटू, ये तो हुआ रूट का, फिर कॉस 2t का करूंगा माइनस साइन 2t और फिर 2t का अवकलन करेंगे 2। ये कंप्लीट अवकलन हो गया। 2 से ये 2 कट जाएगा, ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये जो रूट कॉस 2t है इसे लेता हूँ लघुत्तम, लघुत्तम लूंगा तो क्या होगा आप बताओ, उस राशि से गुणा होगा ना, तो उससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ रूट कॉस 2t इस रूट कॉस 2t से गुणा हो जाएगा लघुत्तम लेने की वजह से, और क्या बन जाएगा वहाँ cos 2t, और फिर लघुत्तम लेने के बाद इसको बटा में हम ला सकते हैं। तो ये क्या बनेगा बताओ अपना, cos 2t रूट cos 2t बन गया नीचे, और यहाँ जो रूट था वो इससे गुणा होकर क्या हो गया cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t
इंटू साइन 2t। ये स्थिति मेरे सामने आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो जो y लिखा हुआ था ना उसका भी अवकलन करता हूँ, इसको यहीं छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, समीकरण 1 लगा के छोड़ देता हूँ, समीकरण 2 लेता हूँ। y का अवकलन कर रहा हूँ मैं, सीधा लिख रहा हूँ यहाँ dy/dt। बताओ क्या होगा, वही बटा वाला नियम लगाना पड़ेगा। हर का स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos 2t, फिर हर ऐसा का ऐसा, ये लो, अंश का अवकलन करूँगा, cos क्यूब t का अवकलन क्या आएगा, 3 cos स्क्वायर t, ये तो cos क्यूब t का, फिर cos t का माइनस साइन t। समझ गए, क्यूब का अवकलन किया 3 cos स्क्वायर t और cos t का किया माइनस साइन t, फिर आता है माइनस cos क्यूब t। ठीक है, और इसका अवकलन होगा हर का, हर में फिर से रूट का, फिर cos का, फिर 2t का। रूट का अवकलन करूंगा 1/2 रूट cos 2t, फिर cos 2t का अवकलन करूंगा माइनस साइन 2t, फिर 2t का 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर लघुत्तम लूंगा रूट cos 2t, तो वहाँ उससे गुणा होगा, और लघुत्तम लेने के बाद वो राशि नीचे आ जाएगी, तो यहाँ नीचे तो cos 2t रूट cos 2t बन गया, और ये रूट cos 2t उससे गुणा हो गया, और ये संख्या माइनस की है, देखो तो माइनस आगे लगा देता हूँ, cos 2t 3 cos स्क्वायर t साइन t माइनस माइनस ये प्लस एंड cos क्यूब t साइन 2t। ये मेरे पास बचा जो मैंने लिख दिया। ये किसका मान है, dy/dt का, समीकरण 2। अब देखो dy/dx का मान कैसे मिलेगा, हमें पता है dy/dt में dx/dt का भाग लग के मिलेगा, है ना। ठीक है, dy/dt ये रहा समीकरण 2 और dx/dt ये रहा समीकरण 1। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाऊंगा तो आपको पता है ये हर दोनों के कट जाएंगे, तो क्या बचेगा इसमें से, समीकरण 2 में 1 का लगाऊंगा तो इसका तो ये भाग बच जाएगा और इसका ये अंश बच जाएगा, तो सीधा लिख देता हूँ, इसमें से क्या बचेगा, माइनस का cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t साइन t, तो इसमें से बचेगा प्लस cos क्यूब t प्लस cos क्यूब t साइन 2t, ये तो इसमें से बचा। ठीक है, और अंश में से dx/dt में से, इसमें से क्या बचेगा बताओ, dx/dt में से बचेगा cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t, और उसके बाद में आगे प्लस साइन क्यूब t साइन 2t। तो ये समझ रहे हो आप लोग क्या किया है मैंने, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाया, तो ये cos 2t रूट cos 2t दोनों में से कट गया, और इसका ये भाग बच गया और इसका भी ये अंश बच गया। अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं। देखो साइन 2t की जगह 2 साइन t cos t रख सकता हूँ ना मैं, तो वहीं रख दूँ ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करता हूँ, साइन 2t की जगह क्या लिख दिया मैंने, 2 साइन t cos t लिख दिया, और यहाँ भी 2 साइन t cos t लिख दिया। अब देखो इसमें ये तो cos 2t है और ये 3 cos स्क्वायर t साइन t है, और इसमें देखो ये cos क्यूब t और cos t गुणा होकर cos की घात 4t बन जाएगा, और ये 2 साइन t है, तो मैं कुल मिलाकर इसमें से cos स्क्वायर t और साइन t कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों में है वो, और कॉमन लेने के बाद इसमें से तो बचेगा -3 cos 2t, और इसमें से क्या बचेगा आपको पता है, आपने cos स्क्वायर t और साइन t कॉमन लिया तो cos स्क्वायर t बच जाएगा और 2 बच जाएगा, 2 cos स्क्वायर t, ये स्थिति हो गई। और इसमें से भी नीचे से इस बार देखो साइन स्क्वायर t और cos t कॉमन आ सकता है, तो साइन स्क्वायर t और cos t कॉमन लिया, फिर इसमें से बचेगा 3 cos 2t और इसमें से 2 साइन स्क्वायर t बच गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो एक साइन t कट रहा है काट दिया, एक cos t कट रहा है काट दिया, तो यहाँ बचा मेरे पास cos t और नीचे साइन t। अब मैं यहाँ पर cos 2t के दोनों जगहों पर फॉर्मूले रखता हूँ। ठीक है, और क्या बनेगा वो देखते हैं। cos 2t का मैं दोनों जगहों पर फॉर्मूला रख रहा हूँ। अब आपको पता है cos 2t की दो फॉर्म से cos 2 थीटा की,
एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उन चार में से कौन सी फॉर्म यूज कर रहा हूँ वो देखो। मैं जब यहाँ पर पास में cos वाला पद है तो cos 2t का मैं जो cos की टर्म्स में है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 वो यूज कर रहा हूँ, और जब cos 2t के पास नीचे ये साइन के टर्म्स में है तो इसका साइन की टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। समझ गए आप लोग मैंने क्यों यूज किया है? यहाँ तो cos की टर्म्स में और यहाँ साइन की टर्म्स में क्यों फॉर्मूले रखे अलग अलग, ताकि अब कैलकुलेशन हो पाएगी, क्योंकि इसके पास cos की टर्म है, इसके पास साइन की है, इसलिए। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। क्या मिलेगा मुझे? cos t बताओ -3 2 cos स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई होगा तो -6 cos स्क्वायर टी, -6 cos स्क्वायर टी में 2 cos स्क्वायर टी ऐड होगा तो -4 cos स्क्वायर टी, ठीक है। और -3 -1 से मल्टीप्लाई होके +3, क्लियर है ये। साइन टी बाहर, अब देखो 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 और 3 -2 साइन स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 साइन स्क्वायर टी बना, और उसमें 2 साइन स्क्वायर टी ऐड हुआ तो -4 साइन स्क्वायर टी बन गया। क्लियर है ये। अब cos टी को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा बताओ? -4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी, और यहाँ पे 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, ठीक है। cos टी अंदर मल्टीप्लाई हुआ, साइन टी अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये स्थिति बन गई। अब आपको क्या दिख रहा है? जो मुझे दिख रहा है क्या कि नीचे ये जो 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी है, ये साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले से आ रहा है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता है? 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, तो वही है ये। और cos 3 थीटा का आपको पता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, तो ये देखिए 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा बन सकता है माइनस कॉमन लेके, तो माइनस उसमें से कॉमन ले लूं तो पीछे क्या बचेगा? 4 cos क्यूब टी -3 cos टी। अब ये तो बन गया, ऊपर वाला है वो cos 3t बन गया, नीचे sin 3t। अब आपको पता है cos में sin डिवाइड होकर क्या आ जाएगा? cot 3t, तो माइनस का cot 3t, ये इसका फाइनल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है। समझ गए? दोबारा देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका u बटा v के नियम से अवकलन किया, इसका भी u बटा v के नियम से अवकलन किया, तो ये मुझे अवकलन प्राप्त हुए। अवकलन यहाँ वैसे ऊपर प्राप्त हो गया था, बट मैंने इस रूट cos 2t को लघुत्तम लिया तो इससे गुणा हुआ, इसीलिए इसका रूट हट गया, और फिर नीचे वो तभी आ पाया लघुत्तम लेने के बाद। तो ये स्थिति समीकरण 1 हो गई। इसी तरीके से समीकरण 2 आया। फिर मैंने 2 में 1 का भाग लगाया, तो मुझे पता है 2 में 1 का भाग लगाने से क्या मिलेगा? dy बटा dx। और जब ऐसा करूंगा तो ये जो सेम पद है दोनों में cos 2t रूट cos 2t, जो ये दोनों में आ रहा था ये वाला, ये कट गया, और जो बचा वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। फिर आपको पता है उसमें sin 2t यहाँ पर था उन दोनों में, तो मैंने sin 2t का फॉर्मूला रख दिया 2 sin t cos t। फिर यहाँ जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लिया, जो हर में कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लिया, जो कटेगा वो काट दिया। फिर मेरे पास पॉइंट ये था कि मैं cos 2t का फॉर्मूला रखूं तो कौन सा रखूं? जहां cos का पद है वहां cos के पदों में रख दिया, और जहां sin का पद है पास में वहां sin के पदों में रख दिया। फिर मेरी कैलकुलेशन इजी हो गई, और कैलकुलेशन की तब मुझे दिख रहा था एक तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, एक sin 3 थीटा का, और ऐसा होकर दोनों का भाग लगने से cot बन गया। समझ गए? तो ये इसका फाइनल शॉर्ट आंसर है -cot 3t। तो आज ही क्लास में हमारा इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और बचे हुए क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करते हैं। तब तक आप भी करते रहिए। ओके।